दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और उसी के साथ अपन आ चुके हैं यूनिट 5 के ऊपर। जी हाँ, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट की यूनिट 5 और पार्ट 3, और जिसमें मेरी कोशिश है कि केवल यही थर्ड पार्ट रहे और अपन यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट का जो अपना सब्जेक्ट है उसको फिनिश कर दें। ठीक है, तो इस थर्ड पार्ट के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पूरा एक्ट में एक ही पार्ट के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। अब वीडियो कहां तक जाता है, कौन कौन से इसके टाइप्स हैं, सारी चीजें आज अपन डिटेल में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है इसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट डेफिनेशन। तो सबसे पहले ये एक्ट क्या था और ये क्या सिस्टम क्या है सर। देखो, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि पहले क्या है, ई कॉमर्स 1990 में इंडिया में स्टार्ट हुई। कब स्टार्ट हुई? 1990 में। लेकिन ई कॉमर्स के लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं बनाया गया। अब जाके गवर्नमेंट प्रावधान लाने की कोशिश कर रही है कि ई कॉमर्स के लिए कोई लॉ बनाया गया। अभी अपन ने डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स पढ़ा था ना, उसमें अपन ने चेक किया था कि ई कॉमर्स के लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतना बड़ा पूरा एम्पायर, लेकिन कोई उसके लिए सेपरेट लॉ नहीं बना हुआ। ठीक है, अपन उसको किसके अंदर गवर्न करते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अब ये एक्ट क्या कहता है? ये बेसिकली एक्ट है आपकी डिजिटल सुरक्षा प्रदान करता है हर व्यक्ति को जो भारत का नागरिक है। ठीक है, ये एक्ट बेसिकली बनाया गया था ताकि जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हैकिंग हो जाती थी, फिशिंग का प्रॉब्लम आती थी, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती थी, या इसके अलावा हमको एक रूल्स और प्रोटोकॉल की जरूरत थी जिससे हम हमारा आईटी डिपार्टमेंट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट रेगुलेट कर सके। तो सर, हमने ऑटोमोबाइल के लिए क्यों नहीं बनाया? कॉटन के लिए क्यों नहीं बनाया? हमने अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए क्यों कोई एक सेपरेट एक्ट नहीं बनाया? ये इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आईटी जो इंडस्ट्री है वो इंडिया की ही बहुत बड़ी और वन ऑफ द टॉप 3 इंडस्ट्रीज के अंदर आईटी सेक्टर आता है। तो पहला इसके लिए नहीं बनाया। दूसरा, इसमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी बहुत फ्रीक्वेंटली होती थी। और उससे पहले जैसे मोटर व्हीकल एक्ट था हमारे पास, पार्टनरशिप एक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, तो उससे वो दूसरी इंडस्ट्री थोड़ा कंपनसेट हो जाती थी। आईटी एक्ट भी उन्हीं के अंदर आता था। लेकिन आईटी एक्ट को अलग बनाने का मेन फंडा ही ये था कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि जो आपका डेटा है इसको मोस्टली सिक्योर किया जाए। इसका प्रोविजन ऐसा बनाया जाए कि कोई भी किसी को बुली नहीं कर सके। बुली का मतलब किसी को परेशान नहीं कर सके, है ना, कोई किसी को ऑफेंड नहीं कर सके, कोई किसी का बात नहीं कर सके। अब इसके अंदर सोशल मीडिया बाद में जोड़ा गया। इसके अंदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी एक गवाही की तरह, कभी एविडेंस की तरह इसको कंसीडर करने की बात चल रही है। ठीक है, अल्लाह एक प्रूफ की तरह। जैसे कि अगर किसी ने कुछ पोस्ट किया है तो स्टार्टिंग में क्या था कि वो उसी का पोस्ट है या किसी उसी बंदे ने किया है। अब गवर्नमेंट ये कहती है अगर व्हाट्सएप के ऊपर आपने कोई पोस्ट किया है और आप उसके एडमिन हो, तो अगर आपने किया है या ना किया है, अगर आप उस ग्रुप के एडमिन है तो इट्स मीन कि कार्रवाई आपके खिलाफ करी जा सकती है। तो यही बेसिकली आईटी का था कि जो आईटी डिपार्टमेंट चल रहा है, क्यों? क्योंकि इसका कोई छोर नहीं होता है कि कहां से शुरू कहां से खत्म, कोई एक फिक्स प्लेस तो होती नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है, इसलिए ये एक्ट बनाने की जरूरत आई। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर जो अपने सिलेबस के अंदर है वो है डिजिटल सिग्नेचर का। अब ये क्या होता है सर डिजिटल सिग्नेचर? जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं, जैसे कि सपोज मैं कोई डॉक्यूमेंट भेजता हूं, नॉर्मली स्टूडेंट को भेजता हूं तो वो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में नहीं आता है। बेसिकली जब मैं कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, किसी को मेरे को ऐसा सीक्रेसी वाला डॉक्यूमेंट भेजना होता है जिसकी पायरेसी का खतरा हो, या जिसे कि मैंने किसी कंपनी के साथ टाई अप करा कि ठीक है मैं आपके लिए सब्जेक्ट के कुछ वीडियोस दूंगा या कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा या कोई रिसर्च प्रपोजल आपके लिए इस सब्जेक्ट रिलेटेड बनाऊंगा, तो उसके बदले में मेरे को वो डॉक्यूमेंट भेजना होता है। डॉक्यूमेंट्स इस हाईली सेंसिटिव डॉक्यूमेंट होता है कि उसको ब्रीच किया जा सकता है, तो उसमें हम डिजिटल सिग्नेचर का वर्ड का यूज करते हैं। अब ये क्या मेथड होता है, इसमें क्या की होती है, दोनों जनों के पास एक की होती है।
ठीक है, एक की जो सेंडर होता है उसके पास होती है, दूसरी की रिसीवर के पास होती है। दोनों की वाया फोन वाया मेल कैसे भी एक्सचेंज हो जाती है। जब वो की हम उसके अंदर डालते हैं तभी वो डॉक्यूमेंट ओपन होता है। इट इज लाइक अ डिजिटल सिग्नेचर। अब ये डिजिटल सिग्नेचर का बेनिफिट क्या है कि हम हमारे फाइल को प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, एनक्रिप्टेड कर सकते हैं। जैसे कि आपके जीमेल आईडी का पासवर्ड जब तक पता नहीं होगा तब तक जीमेल ओपन नहीं होता है, जब तक सेम डिजिटल सिग्नेचर अगर ओपन नहीं पता होगा तो डिजिटल। अब ये पहले क्या होता था, सिग्नेचर चेक के थ्रू साइन होते थे और हमको पता चलता था ये इस बंदे का है। लेकिन अब एक डिजिटल सिग्नेचर में एक यूनिक आईडी होती है, ठीक है। मतलब मेरी डिजिटल सिग्नेचर आपकी डिजिटल सिग्नेचर अलग होगी। क्यों? क्योंकि वो अलग पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से जनरेट होती है, एक पर्टिकुलर उसके सॉफ्टवेयर पर रनिंग होती है। वो अपने कोर्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है। अपने कोर्स का हिस्सा यही है कि डिजिटल सिग्नेचर आईटी एक्ट के अंदर अपन को देखना है। वैसे तो एक्ट बहुत बड़ा है लेकिन जहां जहां इसके मेन प्रोविजंस है वो देखने। तो चलते हैं। सबसे पहला जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को रिप्लेस कर दिया था। डिजिटल सिग्नेचर ने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को रिप्लेस कर दिया था। अब सर दोनों में डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज लाइक कि ये मैंने आपको एक फाइल दे दिया, आप अभी इसको इतना ही डिफरेंस मान लो। वैसे तो इसके अंदर काफी बड़ा डिफरेंस है लेकिन आप इसको ये मान लो कि ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, ठीक है, और ये मेरा डिजिटल सिग्नेचर है। अब इसमें और इसमें ये एक बार कोड की तरह है, ये एक चार्ट की तरह आपके सामने है और ये एक मेरा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। इससे मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। ये भी तभी ओपन होगा जब मैं की सही एंटर करूंगा। अब की कितने भी वर्ड्स की हो सकती है, अल्फा न्यूमेरिक हो सकती है। और इसका मेन एरा क्या रहता है, अगर आप इसको कंप्यूटर में देखेंगे, थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है लेकिन बताने की जरूरत है कि ये जो की रहती है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म्स में होती है, जंबल्स। यानी कि अगर एक चार्ट के अंदर इस तरीके से फॉर्म्स में होती है, मतलब ये रखा हुआ है, ठीक है। मतलब कंप्यूटर के अंदर भी कुछ इस तरीके से स्कैटर्ड डेटा में होता है, ठीक है। जब इसको रिप्लेस करा जाएगा तब जाके ये बॉक्स बनेगा। मतलब यहां पर आप देखो 1 2 3 4 और यहां पर ये 5 लाइन और यहां पर ये 6 लाइन। ये 6 लाइन का जो डायग्राम है ये नॉर्मली तभी बनेगा जब 6 की 6 लाइन अपने पर्टिकुलर पोजीशन में आएगी। अगर कहीं ऐसा रखा है, 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 ना तो उसको कंप्यूटर पढ़ सकता है ना हम पढ़ सकते हैं। तो इसी तरीके से डिजिटल सिग्नेचर वर्क करता है, जहां सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है मदरबोर्ड के ऊपर, तो एक साथ उसको कैप्चर करने की क्षमता जो होती है कंप्यूटर के ऊपर होती है। तो इसको सर कैसे कर सकते हैं अपन को? हिट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हिट होता है। जैसे कि 2 डिजिट में हिट करना है तो 99 नंबर तक है ना, 99 11 से लेकर 99 तक मैं बार बार हिट करता रहूंगा तो कभी ना कभी तो आपका नंबर आ ही जाएगा। इसी तरीके से इसमें अल्फा न्यूमेरिक वर्ड यूज करे जाते हैं। तो काफी कॉम्बिनेशन, एक सुपर कंप्यूटर को भी इस पासवर्ड को हैक करने में करीबन 100 साल लग जाते हैं, ऐसा कहा जाता है ना, ठीक है। हाँ, तो अब आ जाते हैं इसमें जो मेन फीचर था वो डिजिटल सिग्नेचर, ये सिग्नेचर से रिप्लेस कर दिया। बेसिक ये याद रख लेना। इट एलोबरेट ऑफेंस पेनल्टीज एंड ब्रीचेस, यानी कि इसने, इस एक्ट ने पहली बार ये बताया कि कुछ गलती होगी तो कितनी पेनल्टी लगेगी, कौन कौन सी गलती माना जाएगा, कौन सी गलती नहीं मानी जाएगी, ठीक है। जस्टिस का एक क्राइम डिपार्टमेंट बनाया गया जिसको साइबर सिक्योरिटी सेल का नाम दिया गया। एक सेकंड होल्ड रखना पड़ेगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था इसलिए मेरे को रुकना पड़ा, ठीक है। इन डिफाइन न्यू सेक्शन दैट साइबर कैफे इज द एनी फैसिलिटी वेयर द एक्सेस। हाँ, इसमें साइबर कैफे पे क्या इंटरनेट फैसिलिटी पे आधार कार्ड या वोटर आईडी कंपलसरी करा गया था, मींस के एक आईडी प्रूफ कंपलसरी करा गया था। और साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी का गठन इसके अंदर किया गया, ठीक है। और कुछ इसमें बुक्स का हवाला लिया गया। आगे बढ़ते हैं, जितना अपने कोर्स में और इम्पोर्टेंट है अपन उसी के ऊपर डील करेंगे। मेन क्या है, इस स्कीम में कौन कौन सी एक्ट थे याद रखना। इस एक्ट में 13 चैप्टर्स और 90 सेक्शंस है। एक नंबर में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, या नहीं पूछा जाएगा तो यूजीसी नेट के अंदर तो पूछा ही जाता है, कितने चैप्टर हैं आईटी एक्ट के अंदर? 13 चैप्टर और 90 सेक्शंस है। ये सेक्शंस सब डिफिनेशंस बताते हैं, ये सेक्शंस डील्स करते हैं ऑथेंटिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इनके साथ। अब ये हर चैप्टर अलग डील करता है। अब ये बेसिक थ्योरी है, जैसे कि 11 चैप्टर किस में डील कर रहा है? ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में डील कर रहा है। इसी तरीके से जो सेकंड चैप्टर है वो डेफिनेशंस में डील कर रहा है ना।
ये सारी के सारी बेसिक थ्योरी है, इसलिए इसमें अपन स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे और इसकी थ्योरी की पीपीटी आपको जल्दी मिल जाएगी, एक बार पढ़ लीजिएगा। और इसमें क्या समय समय पे अमेंडमेंट होते रहते हैं। अमेंडमेंट क्यों? क्योंकि बाद में पता चलता है अच्छा ऐसे ब्रीच हो सकता था, अच्छा फिशिंग का भी आइडिया आया, अच्छा वायरस भी इसमें आए गए, तो इसमें क्या कभी अमेंडमेंट करे गए। शेड्यूल 1 to 4 इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं। शेड्यूल 1 क्या है? कंटेन्स द डॉक्यूमेंट विद इन द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की टर्म अमेंड करी गई थी, ठीक है। ये 4 अमेंडमेंट, बैंकर्स बुक, ये सारे के सारे अमेंडमेंट पढ़ने हैं केवल, इसमें समझने लायक कुछ नहीं है। आप चाहो तो मैं रीडिंग कर लेता हूं, ठीक है। द फोर्थ शेड्यूल अमेंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, इट pertains to the regulation of fund transfer through electronics mean between the banks and between the banks and the other financial institutes, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर भी इसमें करा गया था। सर्टिफाइड कॉपी की वर्ड टर्मिनोलॉजी इंक्लूड करी गई थी। मींस कि इसके बेसिक पॉइंट्स याद रखने। कितने चैप्टर्स हैं? 13। कितने सेक्शन है? 90। कितनी बार अमेंडमेंट हुआ सर? 4 बार हुआ, इतनी बार। अब आ जाता है मेन क्वेश्चन, ये है हमारा डिजिटल सिग्नेचर। तो बेसिकली इसमें एक पेज का क्वेश्चन बनता है कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। डिजिटल सिग्नेचर इज अ टेक्निक टू वैलिडेट द लेजिमेसी ऑफ अ डिजिटल मैसेज, मतलब कि वो वैधानिक है कि नहीं है, वास्तविकता है कि नहीं है, प्रमाणित करना, ठीक है। द वैलिड डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड्स द श्योरिटी ऑफ द रिसिपिएंट that he message was generated by known sender such as sender cannot deny having sent the message, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर ये ऑथेंटिसिटी होती है कि ये किस बंदे ने भेजा है। यानी कि आनंद के नाम का डिजिटल सिग्नेचर मैंने आपको दिखाया था, बारकोड का डिजिटल सिग्नेचर आनंद व्यास ही भेज सकता है और कोई नहीं भेज सकता, जैसे कि उसका नाम बदल जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है? ये ई सिग्नेचर काइंड होता है। अच्छा, वो मैंने आपको ऐसे आनंद करके बता दिया, हो सकता है कोई सिंबल भी हो सकता है कोई सील भी हो, इस तरीके का। और सर्टिफाइड मैसेज होता है, दोनों बेसिकली सेम ही हुआ करते थे पहले। अब उसका थोड़ा सा विस्तृत और मींस के उसको और एनक्रिप्टेड वर्जन के अंदर ई सिग्नेचर को एनक्रिप्टेड वर्जन में बदलने को ही डिजिटल सिग्नेचर बोला गया है। एनक्रिप्टेड वर्जन मींस कि आप नॉर्मली उसको शोज नहीं होगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की स्थापना हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या है? व्हेन द गवर्नमेंट एजेंसी यूज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज टू ट्रांसफॉर्म रिलेशन विद द सिटीजन, बिजनेस एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज। यानी ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस आज हर जगह लगा हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट में है, अपने मिलिट्री में तो नहीं चलता है, पुलिस डिपार्टमेंट में है, इसके अलावा अपने संसद में है, लोकसभा, राज्यसभा, ई गवर्नेंस चलता है। मींस कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बेसिकली स्टोरेज कहां पर हो? इलेक्ट्रॉनिक मोड पे हो, और जो पेपर है उनको सेव किया जाए, और सारे के सारे वादों का जो निपटारा हो रहा है कोर्ट के अंदर भी, वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो रहा है, ठीक है। अब इसके सेक्शंस बनाए गए थे, आईटी एक्ट 2000 में इसको लिया गया था, ठीक है। इतने इसमें पॉइंट्स याद रखना। लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर रिकॉर्ड्स और लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, सेक्शन 4 और सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, सेक्शन 4 और सेक्शन 5, इन दोनों के अंदर ये बात कही गई, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। सेक्शन 6 जो क्या कह रहा है? ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल सिग्नेचर ऑन गवर्नमेंट एंड एजेंसीज। अब वापस से रिपीट कर देता हूं क्योंकि आपको लग रहा है कि केवल थ्योरी चल रही है, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, इसलिए मैं कह देता हूं ये लॉ है, इसके अंदर समझने से ज्यादा इसको रटना इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि सेक्शन 4 किसके लिए है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए। सेक्शन 5 किसके लिए है? डिजिटल सिग्नेचर के लिए। और सेक्शन 6 किसके लिए है? डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसी। केवल इतनी सी बात अपन को याद रखनी है। क्लियर है ना? 3 पॉइंट याद रखने। देखो इतना बड़ा इससे याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, केवल उसको रटना भी नहीं है, केवल थोड़ा सा उसको अंडरस्टूड कर लेना है कि हाँ ये वाले पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंस आने वाले हैं, ठीक है। अब पब्लिकेशन ऑफ रूल्स रेगुलेशन, ये सेक्शन 8 के अंदर, ये मेन सेक्शंस अपन को याद रखने। रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेक्शन 7 के अंदर है। सेक्शन 8, तो अभी तक मैंने कौन कौन से सेक्शन बताए? सेक्शन 4 बताया किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए। सेक्शन 5 बताया डिजिटल सिग्नेचर के लिए। सेक्शन 6 बताया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज वेल एज डिजिटल सिग्नेचर के लिए। उसके अलावा 8 सेक्शन मैंने बताया है पब्लिकेशन रूल्स, है ना, कि कोई चीज पब्लिकेशन रूल्स रेगुलेशन, जिसमें हम कॉपीराइट प्रूफ रीडिंग के रूल्स आते हैं बेसिकली। अच्छा, ये शॉर्ट में क्यों बता रहा हूँ सर? इनको समझा क्यों नहीं रहा हूँ? इनको इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ये एमबीए के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं एलएलबी की क्लास नहीं ले रहा हूँ।
हाँ एलएलबी की भी क्लास लेते हो? हाँ कभी कभी मेरे को बिजनेस लॉ पढ़ाने के लिए एलएलबी में जाना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए हम एलएलबी की क्लास के अंदर डिटेल के अंदर इसके प्रोविजन डील करते हैं। यहाँ पर अपन को सेक्शंस याद रखना है, सेक्शन याद रख लोगे आपका पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। हाँ राइट टू इंसिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट शुड बी एक्सेप्टेड, जो उसके अंदर नहीं आएगा 6, 7, 8 में वो सेक्शन 9 के अंदर आ जाता है, बस इतना सा याद रखना है। और पावर टू मेक रूल्स, और ये आईटी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट कौन कर सकता है, याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। तो अपन ने इसका खूब क्विक रिवीजन करा। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट आ रहे हैं एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। अब एट्रीब्यूशन क्या है? द एट्रीब्यूशन इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन टू क्रिएट वर्क ऑफ आर्ट। एट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि तो एक पर्टिकुलर एक आर्ट की तरह, एक पर्टिकुलर आर्ट की तरह। अब आपको किस तरीके से बताएं कि जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक आर्ट है ये बेसिकली, है ना, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट की कॉपी पेंटिंग हो रही है, आप उसकी पायरेसी कर रहे हैं, जैसे कि कोई वीडियो है वो वायरल हुआ, जैसे कि कोई पिक्चर्स है, बाहुबली है, वो बाहुबली राजामौली साहब ने बनाई, सारे राइट्स उनके पास है, जब तक वो राइट्स बेच नहीं रहे तब तक वो राइट्स उनके पास है। अगर कोई उसको थर्ड पार्टी जाके कैमरा रिकॉर्ड करके वीडियोग्राफी कर लेता है और स्प्रेड करता है डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर, तो वो आर्टिब्रेशन के उसमें आता है, ठीक है, एट्रीब्यूशन के उसमें आता है, ठीक है। और एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीविंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का सेक्शन 12 में है और डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का सेक्शन 13 में। तो अब ये सेक्शन थोड़ा सा याद कर लेना, बस इसमें इतना ही है। द सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ सेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। अब सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वेयर एनी सिक्योरिटी, अब यहाँ पे थोड़ा सा अपन को पढ़ना पड़ेगा। Where any security procedure has been applied to electronic record at a specific point of time, then such record shall be deemed as a secure electronic record such time of verification। जब किसी रिकॉर्ड पे हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर रख देते हैं तो उसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योर रिकॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यदि हम किसी रिकॉर्ड पे डिजिटल सिग्नेचर रख देते हैं तो हम उसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बोलते हैं। अब ये सिंपल है। अब इसके अंदर सिक्योरिटी प्रोसीजर कुछ इसके अंदर एबिलिटी नहीं मिल रही। हाँ अब ये थोड़ा सा अपन को याद रख लेना पॉइंट्स। रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन सा है? अपॉइंटमेंट ऑफ द कंट्रोलर सेक्शन 17 में है, फंक्शंस ऑफ द कंट्रोलर सेक्शन 18 में है, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज सेक्शन 19 में है, कंट्रोलर ऑफ द एक्ट सेक्शन 20 में, लाइसेंस इशू 21 में, पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन 28 में। अब इसमें कैसे समझाएं कि तुम्हें समझाना क्या है, कोई हमें बताए कि हमें बताना क्या है इस सब्जेक्ट के अंदर। यानी कि ये जो लॉ का सब्जेक्ट है, जो हमारी 5वीं एकदम प्रचंड यूनिट खड़ी है हमारे आगे, मैं आपको फिर कहता हूं कि सेक्शन याद करने जरूरी हैं, इसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है कि मैं आपको ये याद करवा सकूं या तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बना के याद कराएं, कुछ करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन से सेक्शन चलता है, क्रोनोलॉजी से क्रोनोलॉजी चलती है। यानी अपॉइंटमेंट याद होगा, अपॉइंटमेंट सेक्शन 17 याद होगा, फंक्शन 18 में है, रिकॉग्निशन 19 में है, कंट्रोलर के रेस्पोजिटरी 20 में है, ठीक है, लाइसेंस 21 में है, इन्वेस्टिगेशन 28 में है। ये हमको एमबीए में याद रखना है। जब हम एलएलबी में आते हैं या किसी लॉ की क्लास में होते हैं तब इसके अपॉइंटमेंट्स के अंदर के क्लॉज हमको पढ़ने होते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एमबीए में इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको स्कूल में कॉलेज के अंदर सिखाया गया है कि हाँ भाई, स्कूल यानी बिजनेस स्कूल है ना, सिखाया गया कि इसके अंदर डिटेल में जाना है तो चले जाओ, कोई दिक्कत की बात मेरे को नहीं है। अगला आ जाता है क्लासेस ऑफ डीएससी। डीएससी का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। एक क्या होता है? अथॉरिटी होती है जो डिजिटल सिग्नेचर की भी सर्टिफिकेट देती है। जैसे कि मैं आज मेरा खुद का डिजिटल सिग्नेचर जनरेट नहीं कर सकता, मेरे को थर्ड पार्टी की हेल्प लेनी होती है। वो थर्ड पार्टी उस डिजिटल सिग्नेचर को प्रोटेक्शन का काम करती है। तो यही डिजिटल सिग्नेचर के क्लॉज है कि उन्होंने कितना टाइप के डिजिटल सिग्नेचर बना रखे हैं, ठीक है। अब प्राइवेट सब्सक्राइबर, इंडिविजुअल और प्राइवेट सब्सक्राइबर के लिए क्लास 1 सर्टिफिकेट बना रखा है, डायरेक्टर के लिए क्लास 2 बना रखा है, क्लास 3 इन्होंने बनाया ऑनलाइन पार्टिसिपेटर्स और बिडिंग के लिए बना रखा है। यानी ऑनलाइन पार्टिसिपेशन करना है तो क्लास 3 का है, डायरेक्टर्स के लिए क्लास 2 का है और इंडिविजुअल के लिए क्लास 1 का है ना। और डिजिटल सिग्नेचर कितना साल तक इशूड होता है? 1 से 2 इयर्स तक, ठीक है। खैर अब तो देयर इज वैलिडिटी आफ्टर एक्सपायर्ड, दे नीड टू बी रिन्यूड। वैसे मैंने जहां से ले रखा है वहां पे डिजिटल सिग्नेचर ऑटो रिन्यूड होता है। एडोब का अपन ने ले रखा है। एडोब आप जानते हैं, एडोब फोटोशॉप, एडोब रीडर, उनके खुद के डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए आते हैं तो उनका ऑटो रिन्यूअल का होता है। लेकिन कुछ एजेंसी जो अपने बुक के अंदर लिखा है कि 1-2 साल तक ही वैलिड रहता है और अगली बार फिर से आपको जनरेट करना होता है, ठीक है। तो ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर यानी कि जो डिजिटल सिग्नेचर
लेते हैं, जैसे कि मेरे लोग जो डिजिटल सिग्नेचर ऑप्ट कर रहे हैं, एक जनरेटिंग की पेयर मेरे को जनरेट करना होता है, किसके लिए? एक सेंडर के लिए, एक रिसीवर के लिए, ठीक है। एक्सेप्टिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, मेरे को एक डिजिटल सिग्नेचर का सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करना होता है। कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट की, यानी एक की मेरे पास जो रहती है उसको मेरे को कंट्रोल करना होता है, वो डिस्क्लोज नहीं करना, मतलब कि हर किसी को बतानी नहीं है। लाइक ओटीपी, ओटीपी एक कुछ समय के लिए वैलिड होती है, लेकिन ये की लाइफ टाइम वैलिड रहती है, या जब तक डिजिटल सिग्नेचर है। आई होप। और पेनल्टीज किन किन में दे दी जाती है? हैकिंग में, अटैक्स में, ठीक है, ट्रोजन वायरस दे दिया, वेब, जितनी तरीके के अपन ने कल देखे थे, किसमें देखे थे? पुराने वाले डिजिटल के अंदर की जितनी तरीके से अपने ऊपर अटैक हो सकता है, डिजिटली अटैक हो सकता है, उतने तरह में पेनल्टीज लगी हुई। और डिपेंड करता है कि किसकी पेनल्टीज क्या है। अब ये देखो, ये ऑफेंस रहे, देखना ये चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर यही याद हो जाएगा ना तो डिजिटल सिग्नेचर पूरा समझ में आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन बन जाएगा। क्या? एक तरफ तो मैंने यहां लिखा है ऑफेंस, यानी क्या? क्राइम है। टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स कोड, यानी कंप्यूटर के सोर्स कोड को टेम्पर किया। कौन से सेक्शन में? 65 में। इसका क्या पेनल्टी है? इसकी पेनल्टी लिखी है 3 साल तक की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माना, या दोनों, ठीक है। क्लियर है? ये इस तरीके से हमको याद करना होगा यदि एग्जाम में नंबर आते हैं तो। ये पूरी की पूरी डायग्राम आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा, नहीं भी दिख रहा हो तो परेशान मत होना। इधर मैंने सेक्शन लिख रखे हैं, इधर ऑफेंसेस लिख रखे हैं, और इधर मैंने उसका पनिशमेंट लिख रखा है। वीडियो बड़ा करना मेरा उद्देश्य नहीं था, वीडियो में केवल ये बताना उद्देश्य था कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्ट है उससे जो हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं वो बन रहे हैं इसके सेक्शंस के, कि कौन कितने सेक्शंस हमारे लिए एप्लीकेबल हैं, ड्यूटीज क्या है सब्सक्राइबर की, एक क्वेश्चन ये बन रहा है, इसके मेन प्रोविजन क्या है, और ये कौन कौन सी चीजें कवर अप करता है। तो कौन कौन सी चीजें कवर अप करता है? तो ये सारी चीजें, जितने भी ऑफेंसेस हैं सारे कवर अप करता है। या अगर ये भी याद नहीं हो ना तो सिंपल से कितनी तरीके से अटैक हो सकता है, कल मैंने बताया था ना, फिशिंग के थ्रू अटैक हो सकता है, वायरस के थ्रू, मेल वायरस के थ्रू अटैक हो सकता है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू अटैक हो सकता है। तो वो सारी चीजें यहाँ लिखी हुई। आई होप क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा बुकिश था इसलिए मैंने इसको ज्यादा डिटेल नहीं करे, इसलिए हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत आई हो। मैं आपकी फीलिंग समझ रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज क्योंकि टीचर भी कभी एक दिन स्टूडेंट था, क्योंकि बुक का चीजें और रटना एक स्टूडेंट को कभी अच्छा नहीं लगता। भले नंबर आ जाते हैं, भले टॉपर्स को भी रटना कभी अच्छा नहीं लगता। अगर कंसेप्ट से उनको अच्छा लगता है ना, अगर समझ में आ जाए तो वो उनको लॉन्ग टर्म भी रहता है। तो ये आईटी एक्ट को आपको रटना ही पड़ेगा क्योंकि लॉ है, ठीक है। चाहो या ना चाहो इसको तो इसी तरीके से डील करना पड़ता है, ठीक है। और मैंने पूरी कोशिश करी इसको इंटरेस्टिंग बनाने की, वैसे इसके अंदर इंटरेस्टिंग कुछ है नहीं इस तरीके का। ये बेसिक लॉ है, आपको इसी का ही देखना होगा, इसमें मैं कुछ भी नहीं हेल्प कर सकता, इसको रटना ही होगा। मतलब ये सारे सेक्शंस आपको देखने होंगे, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, 4 बार लिखो, जितनी बार में आपको याद हो जाए उतनी बार लिखिए। जल्द ही मैं अंतिम प्रहार की सीरीज ला रहा हूं, तो बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद।